बहाली है, बहाली में काफी धांधली है, पिक एंड चूज करता है, जो पैसे देता है उन्हीं लड़कों को रखता है। और जितनी एजेंसियां हैं सारी एजेंसी मोटी रकम वसूलती है, इस पर सरकार अंकुश लगाए। मेरा ध्यान आकर्षण आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो नौजवानों का शोषण होता है उस विषय को लेकर के है। पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उस पर नकेल लगाने के लिए सरकार ने हाल के दिनों में झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 बनाई है और इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। भले प्रावधान कठोरता से भी लागू नहीं है, लेकिन आए दिन हम सबको देखने को सुनने को मिलता है, लोग शिकायत लेके भी आते हैं कि भाई उनकी जो बहाली है, बहाली में काफी धांधली है, पिक एंड चूज करता है, जो पैसे देता है उन्हीं लड़कों को रखता है और मोटी रकम लेता है। और ये सच्चाई है, इसको आप छुपा नहीं सकते। और उसको नकेल लगाने के लिए सरकार कोई उपाय नहीं किए, ये मेरा ध्यान आकर्षण का प्रश्न था। सरकार के उत्तर हमारे हाथ में। सरकार माननीय मंत्री महोदय के द्वारा, जिनके द्वारा ये उत्तर आया है, उन्होंने कहने का प्रयास ये किया है कि यह जो हमने मैनुअल बनाया है 2025, इसमें हमने प्रावधान किए हैं उसके कंडिका 17.4.13 और एक कंडिका 17.4.17 में उसके वर्णन है। हमें लगता है कि जिस कंडिका को वो जिक्र कर रहे हैं, मैं केवल उस कंडिका को पढ़ देता हूं माननीय मंत्री जी के सामने कि वो कंडिका हमें नहीं लगता कि सक्षम है। मैं पहला कंडिका को पढ़ता हूं अध्यक्ष महोदय, आप सदन के संज्ञान के लिए, कि मेन मंथ रेट के अनुरूप समान शैक्षणिक योग्यता अनुभव को धारित करने वाले उम्मीदवारों में एक मैन पावर के विरुद्ध कम से कम 3 उम्मीदवारों की सूची संबंधित विभाग कार्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध कराना, ये उनके दायित्व में है, एजेंसी के दायित्व में बहाली। और दूसरा है कि निर्धारित चयन प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकृत प्रतिनिधि को, माने इम्पैनल्ड एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि को संबंधित विभाग कार्यालय की अनुमति से उक्त कार्यालय में उपस्थित रखना। 2 बातें इन्होंने कहने का प्रयास किया है जो इस मैनुअल में इन्होंने दिया है कि भाई एक तो कि भाई 3 लोगों का वो पैनल बनाएगा, और दूसरा क्या है कि जब साक्षात्कार या लिखित परीक्षा लेगा तो जो परीक्षा लेने वाला व्यक्ति होगा वो उस कार्यालय में उपस्थित होगा। आप बताएं, आप सबके सामने सदन के एक एक प्रतिनिधि इससे अवगत है, क्या ये चीजें आज धरातल पर है? और नहीं है तो किन कारणों से नहीं है, हम इससे संतुष्ट होना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय कॉल अटेंशनर श्री प्रदीप यादव जी का मूल कॉल अटेंशन इस विषय को लेकर है कि आउटसोर्स एजेंसी पर लगाम लगाने एवं आउटसोर्स के माध्यम से काम करने वालों का शोषण न हो, इस हेतु मंत्रिमंडल ने एक नियमावली बनाई है। लेकिन उस नियमावली में एजेंसी के द्वारा बहाली की प्रक्रिया पर मौन है। महोदय, हम अपने सरकार के उत्तर सदन के सामने रखें। मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा ही पारदर्शी तरीके से ये उत्तर सदन के अंदर रखा गया है कि किसी विभाग को अगर आउटसोर्स पर मैन पावर चाहिए तो जेप आईटी मैन पावर एजेंसी का वो सिलेक्शन करती है, इम्पैनल वो तैयार करती है। विभाग एक कमेटी बनाती है। वो कमेटी का काम होता है कि 14 जो अभी तक सिलेक्टेड है, जो इम्पैनल्ड है एजेंसी, उसमें से किसको चयन करे और
कमिटी चयनित करके उस एजेंसी को बुलाती है। उस एजेंसी का ये काम होता है योग्यता के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर कैंडिडेट की सूची वो विभाग को उपलब्ध कराता है। और इतना ही नहीं, अगर 10 मैन पावर की आवश्यकता किसी एक विभाग को है तो उसके अगेंस्ट में 3 गुना अधिक, यानी कि 1 मैन पावर पर 3 कैंडिडेट की सूची वो उपलब्ध कराता है। इस प्रकार 10 के अगेंस्ट में 30 लोगों का नाम वो उपलब्ध कराता है। तब वो कमिटी उन 30 लोगों का साक्षात्कार लेती है, चयन करती है कि योग्यता के अनुसार, अनुभव के आधार पर कौन सुटेबल कैंडिडेट है जिसको आउटसोर्स के ऊपर रखा जा सके। तो ये ट्रांसपेरेंसी है महोदय। जहां तक प्रश्न उठता है, इन्होंने अपने कॉल अटेंशन के माननीय सदस्य भी जिक्र कर रहे थे, नियमावली में बहुत क्लियर कट ये कहा गया है। नियमावली के पॉइंट 11.6.15 सर्विस प्रोवाइडर चयनित उम्मीदवार में से किसी भी प्रकार की राशि जिसमें सर्विस प्रोवाइडर का पंजीयन शुल्क शामिल नहीं है की मांग नहीं करेगा। किसी भी समय ऐसा पाए जाने पर सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो एजेंसी है के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसे और थोड़ा एक्सप्लेन हम करना चाहते हैं कि नियमावली के पॉइंट 15.3.5 में इम्पैनल्ड एजेंसी के विरुद्ध किसी भी उम्मीदवार से किसी भी प्रकार की राशि का पंजीयन शुल्क छोड़ करके मांग करने के संबंधित शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में जैप आईटी द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन किया जाएगा। प्राप्त शिकायत सही अगर पाए गए तो जैप आईटी द्वारा संपूर्ण पीवीजी को जब्त करने के साथ एजेंसी का इम्पैनलमेंट रद्द करने एवं संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी। अब माननीय सदस्य ये बताएं कि कहां आपको लगता है कोई ऐसी बात अभी तक अगर आई होती तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करती। थोड़ा आप और बताएं कि कैसे हम इस नियमावली को और मजबूत बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इतना ही आग्रह है, जो बातें सरकार की ओर से आई हैं वो बातें तो हमने खुद दोहराया है। इतना प्रावधान आपने पहले से किया है। मैंने आपके उत्साह के लिए आपको शाबाशी भी दी है कि सरकार ने ये मैनुअल बनाई है, उस पर अंकुश लगाने के लिए तो पूरी बात हमने पहले ही कही। इस मैनुअल बनने के बाद नौकरी के बदले रिश्वत के आरोप में घिरी ठेका कंपनी रिम्स प्रबंधन ने जारी किया नोटिस। आपने केवल प्रमाण हमसे मांगा तब मैं इसको रख रहा हूं, वरना मैं इसे नहीं रखता। कि आपके इस मैनुअल के बाद ये मेरे पास प्रमाण है। मैं किसी को पैसे देते तो देखा नहीं, जो अखबारों में बातें छन के आई, जो शिकायत मिली, फिर आपके रिम्स ने नोटिस भी भेजा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा इतना ही है। आप दूसरे खंड में आता हूं जहां से मुझे रुचि है कि सच यही है अध्यक्ष महोदय, आप भी प्रतिनिधि हैं, कि जितनी एजेंसियां हैं सारी एजेंसी मोटी रकम वसूलती है। इस पर सरकार अंकुश लगाए, और कैसे लगा, ये आपके 2 प्रावधान सफिशिएंट नहीं है। मेरा आग्रह इतना ही है, इसमें और प्रावधान करने के प्रयास होने चाहिए सरकार की तरफ से, कि भाई जिस एजेंसी को आपने मैन पावर सोचा कि भाई इन्हें देना है, हमें मैन पावर सप्लाई करनी है जिन्हें, उन्हें आप कहें कि भाई वो पैनल बना के पहले दे कि भाई अगर आप लिखित साक्षात्कार ले रहे हैं, कोई लिखित तो लेती नहीं है परीक्षा, यूं ही लेता है, तो या तो मार्क्स को आधार बनाए या फिर और कोई आधार बनाए। इस आधार को घोषित करे, पहले सार्वजनिक करे कि भाई इस आधार पर हमने 10 लड़कों को लिया, 20 लड़के इस कारण नहीं आए। आपके पीक एंड चूज होते हैं। यहां आपने केवल 30 लोगों का पैनल मांगा, 30 लोगों को, उन्हीं लोगों को पैनल वो भेज देता है जो उनकी इच्छा के अनुरूप होता है। हम कह रहे कि नहीं, उनके बेस होने चाहिए कि मार्क्स पर आप बेस कर रहे हैं
कि आप लंबाई पर बेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप गार्ड की बहाली कर रहे हैं तो आपके बेस के आधार पर पैनल बनने चाहिए। ये आपकी कंपनी नहीं करते, इसके आपके प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी। नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया महोदय। एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को इम्पैनल करने की जिम्मेवारी जैप आईटी को है। मैं आ रहा हूं, आपकी बात पर आ जाता हूं। जाहिर सी बात है कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं वो उस कंडीशन को पूरा करती हैं तभी उनको इम्पैनल किया जाता है। अब बात आ जाती है विभाग और आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच में। तो मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, श्री प्रदीप यादव जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई आउटसोर्सिंग कंपनी कैंडिडेट का नाम उपलब्ध करा देती है, उपलब्ध पोर्टल पर भी है, और हम उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करता है, क्या हम एक्सपीरियंस के आधार पर या फिर उसके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर? तो मैं इस बात से सहमत होना चाहता हूं कि आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम, एजेंसी के माध्यम से जब हम किसी का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि आपने बताया, कि कहीं ना कहीं एक और काफी गहराई में जाकर के जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं बात करूंगा और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आपने कहा अंक के आधार पर, मैं अंक के आधार पर भी तैयार नहीं हो सकता, इसलिए कि अंक के आधार पे आप देखते होंगे कि कई ऐसे स्कूल्स हैं। योग के लिए कहना चाहता हूं, हमने अंक भी कहा कि अंक को भी आधार बना सकते हैं और कई आधार बना सकते हैं, उसमें से एक अंक भी आधार हमने कहा। तो किसी को भी आधार बना के पहले तो उन अभ्यर्थियों का पैनल बने कि भाई हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसके अंक होंगे उसका चयन करेंगे। मैंने अंक केवल एक बोला कि अंक भी उसमें आधार हो सकते हैं। मतलब कई आधारों में आपने कहा कि एक अंक आधार, मैं उसी पर कह रहा हूं कि अंक का आधार इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये देखा जाता है कि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां काफी हाई मार्क्स लोगों को मिल जाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। उसमें जो क्वालिफाइड जो हमारे कैंडिडेट हैं वो छूट जाते हैं, जिनके पास योग्यता होती है वो छूट जाते हैं। जरूर मैं इस विषय पर बात करूंगा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी जब कैंडिडेट नाम के साथ विभाग को उपलब्ध कराता है तो अब डिपार्टमेंट की वह कमेटी उपलब्ध कराए गए उम्मीदवारों की सूची में कैसे सेलेक्ट करेगा? निश्चित रूप से 10 मार्क्स 15 मार्क्स का एक लिखित एग्जाम होना चाहिए महोदय, मैं इस बात को मानता हूं। तो मैं समझता हूं कि ये आगे केवल एक उसमें समीशन है, उसमें ये है कि वह जो 3 लोगों का उपलब्ध कराता है उनसे ये भी मांगे कि 3 के अलावे और किन लोगों ने आवेदन दिए थे। अगर आपके 10 रिक्वायरमेंट है, मेरी बात समझने का प्रयास करें, तो आपने ये प्रावधान किया कि 30 वो उपलब्ध कराएंगे। अगर 100 लोगों ने उपलब्ध कराया तो 70 की आपको सूचना नहीं है। आप 100 लोगों को मांगे, ठीक है, 30 लोग जो वो किए उसके क्या आधार है? मेरी बात समझने का प्रयास करें कि सर अगर किसी ने 100 लोगों ने अप्लाई किया कि भाई आज बहाली है कलर लेवल के लोगों का किसी विभाग में, 100 लोगों ने अप्लाई किया, 10 आपके रिक्वायरमेंट है, तो आपने प्रावधान किया 30 लोगों को भेजेगा। तो भाई उन 70 लोगों को जो छांट दिया उनके क्या आधार है? आप तो उसके बारे में जानते नहीं, वही वो पिक एंड चूज कर लिया। मेरी पूरी बात होने दीजिए मंत्री महोदय। तो मैं चाहता हूं कि विभाग उन 100 लोगों को केवल उनके आवेदन ले ले और देखे कि यह 30 लोग उन्होंने सही भेजा कि गलत भेजा, तब फिर उनको पिक एंड चूज करने का मौका नहीं मिलेगा, पैसे लेने का मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा विनती होगा, ये मेरा आग्रह होगा। चलिए अब संक्षेप में बोल दीजिए, बात काफी आ गया, काफी आ गया। महोदय अनुभवी सदस्य हैं, हम आउटसोर्सिंग पर जो अपॉइंटमेंट करते हैं, जिन अभ्यर्थियों को लेते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है महोदय, ये जानना पड़ेगा। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर मैन पावर की कमी है
और वो समझता है कि निकट भविष्य में इन पदों पर बहाली होने में विलंब होगा, तभी वो आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाता है। प्रभात